Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं पिछले क्लास का थोड़ा रिव्यू करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग निषेचन पश्च घटना के बारे में पढ़ रहे हैं। निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके बारे में कहा था कि निषेचन पश्च घटना को हम लोग 4 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। जो सबसे पहला था जिसको हम कहते भ्रूण कोश का निर्माण। पहला जो टॉपिक था भ्रूण कोश का निर्माण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ये पहला हेडिंग। जो दूसरा हेडिंग था कि भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण का परिवर्तन यानी भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हेडिंग था। जो तीसरा हेडिंग था विजांड का बीज में परिवर्तन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ये तीसरा हेडिंग। मैं ऑलरेडी ये हेडिंग आपको लिखा चुका हूं, मैं बस एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। जो फोर्थ टॉपिक था ये था अंडाशय का फल में परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में आपको याद हो तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि भ्रूण कोश का निर्माण। ये टॉपिक मैंने पिछले क्लास में ही खत्म किया है और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो ये भ्रूण कोश का टाइप है वो 3 प्रकार का होता है। एक को हम केंद्रकीय भ्रूण कोश या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, दूसरे को हम लोग कोशिकीय भ्रूण कोश या सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं, और तीसरे को माध्यमिक या एलुवियल एंडोस्पर्म कहते हैं। और लेकिन मैं आपको बता चुका। अभी जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है भ्रूण का परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक भ्रूण का परिवर्तन। जो दूसरा टॉपिक था वो पढ़ना है भ्रूण का परिवर्तन या इसी को कहते हैं भ्रूणोद्भव भी। देखिए सेम टर्म है ये सब, ये याद रखना है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूछे या एम्ब्रियोजेनेसिस पूछे, भ्रूण का परिवर्तन पूछे, भ्रूणोद्भव पूछे, सब सेम टर्म है। तो हमको पढ़ना है कि आखिर जब अभी देखिए पीछे की निषेचन हुआ तो युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज से हमने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो युग्मनज है वो भ्रूण में बदल जाता है। अब आपको ये पढ़ना है कि आखिर भ्रूण का विकास कैसे होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेना है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, आवृतबीजी पादप में लैंगिक जनन या पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो हम आवृतबीजी पादप दैट मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम लोग लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है कि जब भी बंटवारा किया जाता है तो कुछ ना कुछ आधार होता है, कुछ ना कुछ बेसिस होता है।
तो आवृतबीजी पादप को हम दो भाग में बांट सकते हैं और बांटने का आधार है कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो दो तरह का होते हैं और बांटने का आधार ये है कि उसमें पाए जाने वाला जो बीज होता है, जो सीड होता है, कुछ आवृतबीजी पादप ऐसे होते हैं कि जिनके बीज में एकमात्र बीज पत्र होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं, और कुछ पौधे आवृतबीजी पौधे ऐसे भी होते हैं कि जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं। तो हम आवृतबीजी पादप को बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं। यानी आवृत एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉटिलिडन्स इन द सीड। तो हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला, और ऐसा पौधा जिसमें जो द्विबीजपत्री हो, माने उसके बीज में दो कॉटिलिडन उपस्थित हो, द्विबीजपत्री, और एक ऐसा होगा एक बीजपत्री, ठीक है, डाइकोटिलिडनस प्लांट, और दूसरा मोनो कॉटिलिडनस प्लांट। ठीक है, यानी आवृतबीजी पादप को हम दो वर्ग में बांट सकते हैं, द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप। यानी आवृतबीजी पादप ऐसे भी होंगे जिनके सीड में एक कॉटिलिडन या एक बीजपत्र पाया जाएगा, और ऐसे भी होंगे कि जिसके बीज में दो बीजपत्र पाया जाएगा। तो दो कैटेगरी में हमको बांटना पड़ेगा। तो भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का विकास यहां भी हो सकता है और भ्रूण का विकास यहां भी हो सकता है। ठीक है, यानी द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास भी हो सकता है। कैसे होता है ये पढ़ना है, और एक बीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास कैसे होता है ये पढ़ना है। दोनों में जो संरचनाएं होती हैं वो लगभग एक समान होती हैं, लेकिन उनमें माइन्यूटली अंतर होता है। इसलिए हम लोग ध्यान से दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो इसके बारे में काफी कम बात किया हुआ है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि इससे भी जो क्वेश्चन आए आपका हर ऑब्जेक्टिव बनेगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो वो हर ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो दोनों में हम समझेंगे इस क्रियाविधि को कि भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्तन, और तब पढ़ेंगे एक बीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्तन। तो द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण विकास को समझते हैं, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट प्लांट। ठीक है, डाइकोट का मतलब हो गया ये ऐसा प्लांट है जिसके सीड में दो बीजपत्र या कॉटिलिडन उपस्थित है। हमें ये भ्रूणीय विकास को या एम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, और जो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने जो कुछ टर्म आपको बताया था उस टर्म को मैं फिर से रिव्यू करता हूं, या जो चेंजेस, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि निषेचन के बाद कौन कौन सा चेंजेज होता है, चेंजेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपको यदि याद हो तो हमने कहा था कि ये अगर बाइक में मान लीजिए ये एम्ब्रियो साइट था, ठीक है, भ्रूण कोश था। ये भ्रूण कोश में यदि आपको याद हो तो शुरू में ऊपर में 3 कोशिकाएं थी, नीचे में 3 कोशिकाएं थी। ऊपर वाली कोशिका को कई बार बता चुका हूं, इसे हम प्रतिव्यासांत कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं, और नीचे में जो 3 कोशिका है, 3 सेल है, इसे हम अंड समुच्चय या एग अपरेटस कहते हैं। तो ये प्रतिव्यासांत कोशिका, ये अंड समुच्चय। यहाँ आपको याद हो तो ये जो बीच वाला है इसको हम अंड कोशिका कहते थे या एक सेल कहते थे, और इसको हम सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहते। ठीक है, ये बिफोर द फर्टिलाइजेशन में स्थिति था। जब फर्टिलाइजेशन होता था तब देखिए क्या हुआ था कि जब फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया हुई थी तो याद कीजिए ये सहायक कोशिका, ये सिनर्जिड सेल गायब हो गया। ठीक है, ये सिनर्जिड सेल गायब हो गया था। यहाँ से पॉलन ट्यूब प्रवेश किया था, 2 मेल गैमेट यहाँ इंटर किया था, 2 मेल गैमेट नर युग्मक या नर नाभिक यहाँ इंटर किया था। और ये बीच में, हाँ एक बात और याद रखना, जो ये ध्रुवीय नाभिक डिप्लॉयड केस था,
और ये क्या किया था कि एक इससे फ्यूज किया था और एक सेल से संलयित होकर के ये जाइगोट का निर्माण किया था। पहला फ्यूजन हुआ था और यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हुआ था, यहाँ जाइगोट का निर्माण हुआ था। और ये जो दूसरा था ये जाकर के इससे फ्यूज किया गया हो गया था और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन का निर्माण हुआ था। और चूंकि 2 बार हुआ था तो इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। अब देखिए जब ये निषेचन की क्रिया हो गई थी तो ये तो सिनर्जिड सेल गायब हो गया, ठीक है। या तो फिर मैंने आपको कहा था कि देखिए ये एंटीपोडल सेल या प्रतिव्यासांत कोशिका भी गायब हो जाता है। और फिर प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था कि ये जो पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी में बार बार डिवीजन होता है, बार बार माइटोटिक डिवीजन होता है। और 3 टाइप का डिवीजन, 3 टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आपको बताया था, कोशिकीय भ्रूणकोश, नाभिकीय भ्रूणकोश और माध्यमिक भ्रूणकोश, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलुवियल एंडोस्पर्म बताया था। और यहां से इसी पेन से भ्रूणकोश का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। मान लीजिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये पूरा, अब देखिए और सब गायब हो गया है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बचा है इस एम्ब्रियो सैक में, इस भ्रूणकोश में। तो ये भ्रूणकोश है, एंडोस्पर्म है, ठीक है। मान लिया ये एंडोस्पर्म है और ये क्या हो गया, ये जाइगोट है यानी यूगुमनस है। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद हमारे एम्ब्रियो सैक में भ्रूणकोश में क्या क्या बचता है, सब ये सब प्रतिव्यासांत कोशिका ये सब गायब हो गया, सहायक कोशिका सब गायब हो गया। अब ये बचा इधर क्या, युग्मनज। अब जो ये युग्मनज बना, अब इसी फिगर से मैं युग्मनज को यहाँ ला दूं, ठीक है। तो अब ये वाला फिगर मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से ही अब पूरा नहीं बना करके मैं यहाँ पर फिगर आपको ये युग्मनज किस तरीके से आप जानते हैं मैंने आपको बताया है, याद कीजिए। तो कहा कि यही जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बताया था कि युग्मनज किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। तो कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, और अभी हमको पढ़ना ही है कि द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास या भ्रूण परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ जाइगोट, तो ये जाइगोट मैं यहाँ लिखा हूँ, ये जाइगोट है या इसी को हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं, याद रखना है। ये कैसा होगा, द्विगुणित, ठीक है। तो जैसे ही एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव या भ्रूण का परिवर्धन शुरू होता है तो जाइगोट में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और इसी को हम लोग ट्रांसवर्स डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन। हिंदी में क्या बोले, अनुप्रस्थ विभाजन। नोट पे सब हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये युग्मनज में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। देखिए जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो चाकू कैसे चलेगा, ऐसे। आप जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो कैसे चलेगा, ऐसे 90 डिग्री पर, ठीक है। जैसे आप इसको सिंपल याद रखिए कि यदि खीरा, कुकुम्बर आपने खाया हो तो कुकुम्बर का यदि सलाद खाना है तो आप चाकू कैसे चलाते हैं, चाकू ऐसे चलाते हैं, तो समझ लीजिए वो अनुप्रस्थ विभाजन है, ट्रांसफर डिवीजन है। और यदि खीरा ऐसे ही खाना है, ठेला पे आपको मिला और वहां पे आपको खाना है, तो आप चाकू कैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। तो अनुप्रस्थ विभाजन ऐसे चल रहा है और ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल चाकू ऐसे, ठीक है, नाइफ ऐसे। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जाइगोट में, युग्मनज में पहली बार विभाजन होता है। कौन डिवीजन होगा, याद रखना है, माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और टू सेल, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, टू सेल्ड एम्ब्रियो या 2 कोशिका वाला, ठीक है, ये इसका निर्माण होता है। यहाँ पे याद रखना है, टर्म को याद रखना है, जो ये ऊपर वाला कोशिका है, जो ऊपर है, हाँ एक टर्म जो सबसे बेसिक बात याद रखना है, एक टर्म और जान लीजिए। देखिए आपको याद हो तो इसको हम क्लाजा इंड कहते थे और इसको हम माइक्रोपाइलर इंड कहते थे। ये क्लाजा क्यों होता है, तो ऊपर वाले को क्लाजा और इधर माइक्रोपाइलर। तो यहाँ से युग्मनज को उठाया है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये ऊपर में क्लाजा इंड है और इधर माइक्रोपाइलर।
देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसके आपको एकदम ये पोजीशन याद रखना है कि क्लाजा एंड किधर है और माइक्रोफाइल एंड किधर है। देखिए अब कैसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। तो यहाँ मैंने कहा ये जो युग्मनज है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और 2 कोशिका वाला एम्ब्रियो बना, ये भ्रूण बना, 2 सेल में बच गया। ठीक है, अब ये जो 2 सेल में अब ये जो वो कोशिका जो क्लाजा एंड सिरे की ओर हो, मैंने देखिए निभागीय सिरे की ओर हो, निभाग की ओर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल सेल। क्या नाम है? टर्मिनल सेल। ठीक है, हिंदी में इसी टर्मिनल सेल को हम लोग अग्रस्त कोशिका या अंतस्थ कोशिका कहते हैं। नोट में हिंदी इंग्लिश सब दिया हुआ, मैं एक टर्म का यूज कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि जब 2 कोशिका बनता है तो वो कोशिका जो क्लाजा एंड की ओर होता है, मतलब यहाँ पर ऐसे आप देखिए तो यहाँ जो ये वाला है इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल सेल या अंतस्थ कोशिका या अग्रस्त कोशिका। ठीक, और ये जो ये नीचे वाला है, जो नीचे वाला एंड की ओर है, बीजांड द्वार की ओर है, इसको क्या कहेंगे? बेसल सेल। क्या नाम है? बेसल सेल, या इसी को कहते हैं आधार्य कोशिका। क्या नाम है? आधार्य कोशिका। और इसको क्या कहा? अग्रस्त कोशिका। अग्रस्त कोशिका। ठीक है, तो फिर से कहा कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण यह जायगोट 2 कोशिकाओं वाले भ्रूण में बदल जाता है। जो ऊपर वाली कोशिका है जो निभाग सिरे की ओर होती है उसको हम टर्मिनल सेल या अग्रस्त कोशिका या अंतस्थ कोशिका कहते हैं, और जो ये नीचे की ओर होती है मतलब जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसको बेसल सेल या आधार्य कोशिका कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, नीचे और ऊपर याद नहीं रखना। समानता स्टूडेंट कभी कभी कि नीचे वाले सेल को हम बेसल सेल कहेंगे और ऊपर वाले को टर्मिनल सेल कहेंगे, तो यहाँ कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि ओव्यूल या बीजांड कई प्रकार का होता है। जो सबसे कॉमन होता है जो उल्टा बीजांड होता है जिसको आप एनाट्रोपस बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस। देखिए ये बाय द वे एनाट्रोपस बीजांड है। अभी से एनाट्रोपस बीजांड में क्या होता है भाई? तो ऐसे इंटेगुमेंट होता है और ये इंटेगुमेंट इधर से ऐसे फ्यूनिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीजांड द्वार होता है, फ्यूनिकेट 90 डिग्री पर बनाता है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है और एनाट्रोपस है। तब तो यहाँ आप ऊपर नीचे कर रहे हैं कि चलिए भाई ये नीचे है और ये ऊपर है, लेकिन ये दूसरा टाइप का भी होता है जिसको हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। उसमें जो बीजांड होता है जैसे ये है तो बीजांड द्वार ऊपर की ओर होता है, ठीक है, और ये फ्यूनिकल नीचे की ओर होता है। तो अगर ऊपर नीचे याद रखेंगे तो सोच लीजिए यहाँ पर भ्रूण रहेगा और यहाँ ऊपर में अगर तो यहाँ पर ये वाला हो गया बेसल सेल और ये हो गया टर्मिनल सेल, और आपने रट्टा मार कर लिया, रट लिया है कि ऊपर में रहेगा उसको हम बेसल टर्मिनल सेल कहेंगे और नीचे में रहेगा उसको हम बेसल सेल कहेंगे। तो देखिए अगर ऑर्थोट्रोपस बीजांड होगा तो वहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा। आप तो रट्टा मारे हुए हैं कि ऊपर वाले को टर्मिनल सेल कहते हैं जबकि ये बीजांड द्वार की ओर है तो इसको हम बेसल सेल कहेंगे। तो आज से ये याद रखना है, हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, संकल्पना एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेसल सेल या आधार्य कोशिका किसको कह रहे हैं कि वह कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है, और अग्रस्त कोशिका किसको कहते हैं जो निभाग सिरे की ओर होती है। मैं समझता हूँ ये बात आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ ये इस चैप्टर इस अध्याय का मेरी समझ से सबसे समझने वाला भाग है और थोड़ा क्लिष्ट है, जटिल लगता है क्योंकि इतना फिगर मैंने बना के रखा है, आपने देखा ही होगा उसी समय लगा कि इतना फिगर। लेकिन यदि आप सही से फिगर आप समझ लेंगे, एक बार संकल्पना विकसित हो जाएगी तो बहुत ही आसान है। यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये बता रहे कि आप यदि 10th लेवल की बात कर रहे हैं, सॉरी 12th लेवल की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः ये कभी 12th में इस टाइप का क्वेश्चन ना कभी आया है कि द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण विकास को बताएं, नहीं आया है और ना आने वाला है। इसीलिए लोग फायदा उठाते हैं, टीचर लोग शिक्षक भी इसको सही से बता नहीं पाते।
बताते नहीं है, संकल्पना विकसित करते नहीं, तो छोड़ देते, तो नया नहीं। लेकिन जब मेडिकल कोई भी अच्छा एग्जाम दीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा, तो यहाँ क्वेश्चन भरा पड़ा है। और आप देखेंगे कि मैं यहाँ जब आपको बताऊंगा तो ढेर सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। जब मैं ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करूंगा या किसी भी किताब से आप देखेंगे तो वहां पे बनेगा। तो तब संकल्पना विकसित होनी चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ थे, क्या कहा कि इस जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 2 कोशिका वाला भ्रूण का निर्माण, ठीक है। और ये 2 कोशिका वाला जो भ्रूण होता है, प्रोएम्ब्रियो होता है, प्राकभ्रूण होता है, ये जो ऊपर वाली कोशिका होती है, जो निभाग सिरे की ओर कोशिका होती है, उसको हम अग्रस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल कहते हैं। और जो बीजांड द्वार की ओर होती है, माइक्रोपाइल की ओर सिरे की ओर होती है, उसे हम आधार्य कोशिका, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहां तक क्लियर, ओके। तो अब देखिए अब क्या होता है, दोनों कोशिका में ऐसा नहीं है, अभी जो विभाजन में बता रहा हूं कि इस कोशिका में भी साथ साथ विभाजन होगा और इसमें भी साथ साथ विभाजन होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन दोनों को एक साथ में लेके नहीं चल रहा हूं। पहले मैं आधार्य कोशिका को बेसल सेल में कैसे कैसे विभाजन हो रहा है, कौन कौन सी संरचनाएं बन रही हैं, उसके बारे में पढ़ा ले रहा हूं, फिर उसके बाद ऊपर बारे में बात करेंगे। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, ये बेसल सेल्स में भी डिवीजन होते रहता है और टर्मिनल सेल में साइमल्टेनियसली एक साथ डिवीजन होता है। लेकिन मैं सुविधा की दृष्टि से पहले मैं बेसल सेल पे बात कर रहा हूं, फिर देखेंगे कि टर्मिनल सेल में कैसे विभाजन होता है। मैंने बेसल सेल और टर्मिनल सेल को समझने के लिए देखिए यहाँ स्केच का कलर बदल दिया है। ये नीचे वाले को, ये ऊपर वाला जो है इसको मान लीजिए ये टर्मिनल सेल है, ये लाल वाला आपको हमेशा याद रहेगा कि चेंज यहाँ हो रहा है टर्मिनल सेल, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो बेसल सेल होता है, जो आधार्य कोशिका होता है, इसमें बार बार विभाजन, बार बार समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और एक कोशिका और एक लंबी सी संरचना बन जाती है। देखिए एक लंबी सी संरचना बन जाती है, यहाँ से एक लंबी सी संरचना बार बार, और ये वास्तव में 6 से 10 कोशिकाओं का समूह रहता है। कितना का? 6 से 10 कोशिका का समूह रहता है। तो ये जो 6 से 10 कोशिका का समूह है, इसको हम लोग कहते हैं निलंबक। क्या नाम है? निलंबक। इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंसर। क्या नाम है? सस्पेंसर। फिर से कहा कि ये जो आधार्य कोशिका है, इस आधार्य कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजन होता है और एक लंबी संरचना का निर्माण होता है, जिसमें सामान्यतः 6 से 10 कोशिकाओं का समूह रहता है। और इस लंबी संरचना को हम कहते हैं निलंबक या सस्पेंस, ठीक है। ठीक है, आपको याद होगा। फिर ये 6 से 10 कोशिकाओं का ये समूह, नीचे वाला क्या कहा? निलंबक। कोई आपसे पूछ दे कि बेसल निलंबक का निर्माण किससे होता है, तो बेसल सेल से, ठीक है। बेसल सेल में विभाजन होगा। अभी तो मैं टर्मिनल सेल पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, अग्रस्थ कोशिका पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब जो ये आपने देखा कि ये 6 से 10 कोशिकाओं का समूह है, तो देखिए ये 2 यूनिट है। अब देखिए ये कहाँ था? बीजांड द्वार की ओर है। तो मान लीजिए यहीं पे ना विभाजन हो रहा है। देखिए ये सस्पेंसर यहाँ पर ही विभाजन हो, तो यहाँ पर एक कोशिका का ऐसे निर्माण हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये आगे में ये एपिकल सेल है। तो देखिए ये कोशिका, जो ये सबसे नीचे वाली कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका जो ये 6 से 10 कोशिकाओं का समूह रहता है, उसमें वो कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे से लगी होती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, खुलकर बड़ी हो जाती है। उसका साइज देखिए, ये सब कोशिकाओं में मैंने इसका साइज बड़ा बनाया है। तो ये वो कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे से लगी हुई होती है, सस्पेंसर सेल का वह कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की ओर लगी होती है, वो खुलकर थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसको हम कहते हैं चुस्कान। क्या नाम है? चुस्कान, या इंग्लिश में कहते हैं हॉस्टोरिया। क्या नाम है? हॉस्टोरिया। एकदम याद रखना है। कोई आपसे पूछेगा हॉस्टोरिया कौन है, तो बेसल सेल से जब सस्पेंसर सेल का निर्माण होता है, तो उसका वह कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे से चिपका हुआ रहता है, बीजांड द्वार सिरे की ओर होता है, तो उसको हम कहेंगे चुस्कांग या हॉस्टोरिया। और इसका सबसे ऊपर वाला जो ये है, ये इसको हम बोलते हैं
अद्य अस्फीतिका, ठीक है, अद्य अस्फीतिका इंग्लिश में इसी को कहते हैं हाइपोफायसिस, ठीक है। तो दो टर्म और बन गए, एक अध्यस्फीतिका, दूसरा चुस्कान या हाइपोफायसिस और हास्टीरिया। फिर से देखिए, मैंने कहा कि बेसल सेल में बार बार कोशिका विभाजन होता है, जिससे 6 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बनती है, जिसको हम सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। निलंबक की एक कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की ओर होती है, आउटर मोड, वो थोड़ी फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसको हम चुस्कांक या हास्टीरिया कहते हैं। और वह कोशिका जो इस एपिकल सेल से या टर्मिनल सेल से या अग्रस्त कोशिका के ठीक नीचे या इससे लगी हुई होती है, उसे हम अध्यस्फीतिका या हाइपोफायसिस कहते हैं। एकदम याद रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा कि अध्यस्फीतिका किससे लगा होता है, तो आपको याद रखना है ये टर्मिनल सेल से जस्ट नीचे होता है, मैंने टर्मिनल सेल से लगा हुआ होता है। और ये चुस्कांक या हास्टीरिया कहां होता है, तो बीजांड द्वार सिरे। कितना बेसल सेल में इतना परिवर्तन हुआ। अब कोई आपसे पूछ दे कि अरे भाई ये सस्पेंसर या सस्पेंसर का क्या काम है, इस निलंबक का क्या काम है? तो देखिए निलंबक का काम है कि देखिए पहले भ्रूण कहां था, भ्रूण यहां, फिर आप अगर बाई द वे इतना दूर इसने खा लिया, माने इतना दूर जो एंडोस्पर्म था इसने इसका यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भ्रूण कोश का क्या काम है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना, और इसी पोषण को प्राप्त करके भ्रूण में लगातार वृद्धि होती है। अब यहाँ तक उसने खा लिया, अब उसको यहाँ पर भोजन है और यहाँ पर भोजन है, तो अब क्या होगा, या और थोड़ा लंबा होगा, या और लंबा होगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, या और अंदर पहुंचेगा। यानी कोई अगर पूछ दे कि निलंबक का या सस्पेंसर का काम क्या है, तो काम है कि ये भ्रूण कोश में भ्रूण को ये भ्रूण कोश में भ्रूण को अंदर की ओर ढकेलता है और पोषण प्रदान करने में मदद करता है। एक बात और याद रखना है, जो ये हास्टीरिया है, हास्टीरिया का काम ही है अवशोषण, पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। तो यदि आपसे पूछे हाइपोफायसिस का क्या काम है, तो आगे आप देखेंगे इसी हाइपोफायसिस से रूट टिप का या मूल गोप का या मूल शीर्ष का, यानी रूट गोप माने जड़ का, कोई भी आप जो रूट लेते हैं उसके आगे में मूल टोपी होती है या मूल गोप होता है, उसका निर्माण इसी अध्यस्फीतिका से होती है। तो फिर से यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा रूट टिप का या रूट कैप का निर्माण किससे होता है, तो हाइपोफायसिस। ठीक है, तो पहले तो बेसल सेल में जो चेंज हुआ, आधारीय कोशिका में जो चेंज हुआ, मैंने यहाँ पर बताया, आपको समझ में आया होगा। ज्यादा बात है भी नहीं, फिर से कि इस आधारीय कोशिका में कोशिका कई बार विभाजन होता है, 6 से 10 कोशिकाओं का एक समूह बनता है, इस लंबी संरचना को निलंबक कहते हैं। इसका वो भाग जो बीजांड द्वार की ओर होता है, थोड़ा बड़ा होता है वो कोशिका, उसको हम हास्टीरिया कहते हैं, या न्यूट्रिशन प्रदान करने में, न्यूट्रिशन प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा है जो टर्मिनल सेल से लगा होता है, अग्रस्त कोशिका से लगा होता है, उसे हम अध्यस्फीतिका या हाइपोफायसिस कहते हैं। अब देखते हैं, अब ये बेसल सेल का काम, अब देखते हैं कि टर्मिनल सेल में क्या क्या होता है। तो देखिए ये जो टर्मिनल सेल है, अभी मैंने कहा है कि यहाँ पर कौन विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, लेकिन जब टर्मिनल सेल में जो विभाजन होता है वो उदाग्र विभाजन होता है। क्या विभाजन होता है, उदाग्र विभाजन, या इंग्लिश में किसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, उदाग्र विभाजन होता है। और उदाग्र विभाजन होने का याद रखना है कि एपिकल टर्मिनल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, उदाग्र विभाजन, और यहाँ पर कौन विभाजन हुआ था, अनुप्रस्थ विभाजन। और जब अनुदैर्घ्य विभाजन होता है तो देखिए ये दो सेल वाला भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, और पहला विभाजन लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और ये दूसरा विभाजन देखिए ये अनुप्रस्थ। तो ये क्या हो गया, 4, यानी 4 कोशिका यहाँ पर बन गया। इस स्टेज को हम क्वाड्रेंट स्टेज, क्या नाम है, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। क्या नाम है, क्वाड्रेंट स्टेज, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश
अवस्था, या इसी को क्या नाम बताया, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं, यानी चतुर्थांश अवस्था में। ठीक है, तो एपिकल सेल में या अग्रस्त कोशिका में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जिसके कारण पहले या 2 कोशिका में और फिर 4 कोशिका में बढ़ जाता है। तो भ्रूण के इस ऐसे भ्रूण को क्या कहते हैं, चतुर्थांश अवस्था वाला भ्रूण, माने प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट स्टेज बोलते हैं इसको। तो ये चतुर्थांश अवस्था वाला भ्रूण। फिर देखिए, फिर क्या होता है कि फिर इसमें मुक्त विभाजन होता है और ये जो 4 कोशिका है ये 8 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यहां से फिर देखिए, यहां देखिए, यहां गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी फिर यहाँ पर विभाजन होता है और यहाँ पर विभाजन होकर के अब 8 कोशिकाओं वाला भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिसको कहते हैं अष्टांग अवस्था। क्या नाम है, अष्टांग अवस्था, या इसी को कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। ठीक है, पूरा प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट स्टेज 8 कोशिका वाला है। अगर इसे आप 8 कोशिका वाला जब भ्रूण बनता है तो इसमें चेंज होता है। ये वास्तव में इसमें 2 टायर का निर्माण हो जाता है। देखिए यहां ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर में है, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर 4 कोशिका है, 1 2 3 4, और नीचे में 1 2 3 4, यानी 2 टायर का निर्माण हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है। 8 कोशिका वाला भ्रूण में रीअरेंजमेंट होता है और 4 ऊपर में और 4 नीचे में, 2 टायर में बदल जाता है। तो जो ये ऊपर वाला टायर है इसको कहते हैं ईपीवेसल। क्या नाम है, ईपीवेसल। और जो ये नीचे वाला टर्म है इसको कहते हैं हाइपोवेसल। ठीक है, ऊपर वाले चारों को ईपीवेसल और नीचे वाले को हाइपोवेसल। ठीक है, ऊपर वाले को ईपीवेसल और नीचे वाले को हाइपोवेसल। इसी ईपीवेसल से आगे आप देखेंगे कि इसी ईपीवेसल से स्टेम टिप या तना शेष या बीज पत्र या यो कह ले इपिकोटाइल, जिसको हम बीजोपत्रोपरिक कहते हैं, का निर्माण होता है। यानी समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए ये प्लूम्यूल का निर्माण करता है, ऊपर वाला ऐसा भी समझना। और ये जो हाइपोकोटाइल है इससे क्या निर्माण होता है, हाइपोवेसल से हाइपोकोटाइल का बीज पत्राधार बोलते हैं या रेडिकल का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से फिर ऊपर वाला जो है ईपीवेसल से किसका निर्माण हो रहा है, स्टेम टिप का, कॉटिलीडन्स का निर्माण हो रहा है, बीज पत्र का निर्माण हो रहा है यहाँ से। और इससे क्या हो रहा है, यहाँ से या इपिकोटाइल का निर्माण हो रहा है, बीज पत्रोपरिक कहते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ और आगे जब हम लोग सीट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा इपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, या हिंदी में बीज पत्राधार क्या है या बीज पत्रोपरिक क्या है, वो आगे देखेंगे। अभी बस इतना समझ लेना है कि जब ये 8 अवस्था वाला भ्रूण होता है और ऑक्टेंट स्टेज में जाता है तो 2 टायर में बदल जाता है, ऊपर वाले को इपिवेसल और नीचे वाले को हाइपोवेसल। फिर से यहाँ क्वेश्चन है कि इपिवेसल से क्या क्या बनता है, तो स्टेम टिप तना का शीर्ष बनता है, बीज पत्र बनता है या इपिकोटाइल बनता है ये, और नीचे वाले से हाइपोकोटाइल या रेडिकल का निर्माण। ठीक है, और बाकी ये विजुअल जो है ये तो है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते तो इसको कहा ऑक्टेंट स्टेज, इसको कहा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वार्टेंट, या यहाँ ऊपर लिखा हुआ चतुर्थांश अवस्था, क्वार्टेंट स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज। नेक्स्ट, जब ये 8 कोशिका में बढ़ जाता है तो यहाँ पर फिर से एक बात याद रखना है कि जो ये तो फ्री डिवीजन हुआ था, अब जो विभाजन होता है वो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। क्या होता है, पेरिक्लिनल, परनतिक विभाजन कहते हैं हिंदी में। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है, तो ये इस टाइप से डिवीजन होता है कि किसी कोशिका को 2 भागों में बांट देता है, ये अंदर वाला और एक बाहर वाला। यहाँ से आप देखिए तो देखिए ये पेरिक्लिनल डिवीजन है, ऊपर में 8 है, बाहर में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और नीचे में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी ये इसमें कितना सेल हो गया 16, इसमें कितना हो गया 8, इसमें कितना हो गया 4। तो ये जो 16 सेल वाला भ्रूण है, इस अवस्था देखिए ये देखने में गोलाकार लग रहा है कि नहीं, तो इसको हम गोलाकार अवस्था भी कहते हैं।
गोलाकार अवस्था या ग्लोब्यूलर स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, 16 ये देखिए ग्लोब्यूलर स्टेज हो गया। ग्लोब्यूलर स्टेज का निर्माण कैसे होता है, एकदम एक बात याद रखना है कि यहाँ जो ऑक्टेट अवस्था होता है इसके एपिकल सेल या टर्मिनल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसमें एक बाहरी स्तर बन रहा है और एक अंदर में। जो ये बाहर वाला है इसी से निर्माण होता है त्वचा जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वचा जन। इंग्लिश में इसी को हम लोग डर्मेटोजीन बोलते हैं। क्या नाम है, डर्मेटोजीन। इसी त्वचा जन से, इसी डर्मेटोजीन से एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। किसका होता है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। यानी ग्लोब्यूलर स्टेज में कोशिकाएं दो समूह में बढ़ जाती हैं। बाहर वाला जो होता है, बाहर वाला जो ये समूह है, इसको हम डर्मेटोजीन या त्वचा जन कहते हैं, जिससे कि बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का निर्माण होता है। और जो ये अंदर वाला जो रह गया इनर सेल जो मास है, जो अंदर वाला से कॉर्टेक्स का यानी बलकुट का, पीठ का, माने कैर्मियम का, इन सबों का ये निर्माण। यहाँ ज्यादा क्लिष्ट नहीं करना, बस ये याद आपको यहाँ रखना है कि भाई जो ये बाहर वाला है, बाहर वाला जो सेल है ये त्वचा जन या डर्मेटोजीन कहते हैं और इसी से एपिडर्मिस का निर्माण होता है। और अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं, उसी से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। आगे चल के पढ़ेंगे तो पीठ का निर्माण होता है, स्टील रीजन होता है। तो अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो वो बात याद आएगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कम से कम अभी आपको इतना याद रखना है, ये जो बाहर वाला जो स्तर है इससे त्वचा जन जिसको कहते हैं, इससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है और अंदर वाले से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। अब जो है ये बंटवार, एक कोशिका विभाजन की क्रिया लगातार होते रहती है। ठीक है, लगातार होते रहती है। अब इस अवस्था से हम लोग इस अवस्था की ओर प्रवेश, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कैसे कैसे हुआ भाई। तो बेसल सेल है, तो फिर यहाँ पे सस्पेंसर का निर्माण हुआ है, उसके बाद ये क्वाड्रेंट स्टेज है, चतुर्थांश अवस्था है, उसके बाद अष्टांश अवस्था है, उसके बाद गोलाकार अवस्था है। ये याद रखना है, इसमें 4 सेल है, इसमें 8 सेल है और इसमें 16 सेल है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखिए कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर भ्रूण है और ये भ्रूण की लगातार लंबाई बढ़ रही है तो जगह तो कम होता जा रहा है। तो होता क्या है, क्योंकि ये डाइकोटिलिनस है तो ये बीच में धंसाव होने लगता है, यानी इस किनारे पर, यहाँ पर इसी को अगर हम कहें तो यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ से ही अगर हम लोग ऐसे ऐसे बना लें तो वास्तव में जो यहाँ की कोशिकाएं होती हैं, देखिए ऐसे, इसी स्टेज को मैंने यहाँ बनाया कि यहाँ ये कोशिका है, यहाँ पर विभाजन कम होगा, ठीक, और ये जो इसके कॉर्नर साइड में यहाँ पर विभाजन ज्यादा होगा, जिसके कारण ये देखिए ये लगभग हार्ट के आकार का, हृदय आकार का देखने में लगता है। तो इस स्टेज को हम लोग हार्ट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट स्टेज या हृदय अवस्था। तो गोलाकार अवस्था के बाद चेंजिंग क्या हो जाता है भाई, तो ग्लोब्यूलर स्टेज से चलाता है हार्ट स्टेज। ठीक है, तो ये विभाजन होते रहता है। एक बात जो यहाँ आपको याद रखना है, ये हार्ट स्टेज आप यहाँ याद रखेंगे, ये है क्या है, हार्ट स्टेज। ठीक है, एक बात याद रखना है, जो अभी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताया था, ये जो हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस को कहते हैं कि सस्पेंसर सब का वह से जो एपिकल टर्मिनल सेल्स के नजदीक होता है, लगा होता है। वास्तव में इस हाइपोफाइसिस में डिवीजन होता है और यहाँ पे 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कौन कोशिका है, हाइपोफाइसिस है। क्या है, हाइपोफाइसिस। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, कोई पूछ दिया रेडिकल का निर्माण किससे होता है, तो यहाँ रटा हुआ रहता है डायरेक्ट बोलेगा हाइपोफाइसिस से। ठीक है, पूछ दिया रूट टिप का निर्माण किससे होता है, तो कहेगा हाइपोफाइसिस से होता है, गलत हो जाएगा। रूट टिप का निर्माण मैं कहाँ से कर रहा हूँ, रूट कैप प्लस रूट टिप
मतलब मूल शीर्ष और मूल गोप, मूल शीर्ष और मूल गोप का निर्माण किससे हो रहा है? हाइपोफाइसिस या अध्यस्फीतिका से, ठीक है, सेल विभाजित होकर के, ठीक है। तो ये बोले गोलाकार अवस्था के बाद हो रहा है हृदयावस्था। अब देखिए, अब ये जो अंदर की ये डिवीजन फिर से मैं कर रहा हूं, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ये धंसता जा रहा है। ये देखिए, ये धंसता जा रहा है, लगातार धंसता जा रहा है। तो ये लगातार ये धंसने के कारण देखिए एक पैसे और एक पैसे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह हॉर्स सुसेप्ट है कि घोड़े के नाल के आकार का है। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं हॉर्स सू स्टेज, यानी हॉर्स सू सेप्ट स्टेज। ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ ये विभाजन नहीं रुकता, फिर और विभाजन होते रहता है, होते रहता है। और देखिए, लगभग ये मैच्योर भ्रूण है, एकदम परिपक्व भ्रूण। और यहाँ पर देखेंगे, यदि ध्यान से देखेंगे तो इस अवस्था को एक नाम है जिसको हम कहते हैं टारपीडो अवस्था। क्या नाम है? टारपीडो स्टेज या टारपीडो अवस्था। देखिए, ये सब तो आपको याद है। ये क्या है भाई? तो हॉस्टोरिया। ये क्या था? तो हाइपोफाइसिस था। तो देखिए, अब क्या होता है, ये जो फाइनल भ्रूण बना, ये फाइनल जो परिपक्व भ्रूण है, इसको मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, आपको याद रखना कहाँ क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैंने आपको कहा था, यदि आपको याद हो तो देखिए, ये वाला जो भाग है, मैं इसे से रहा, ये जो रंगा वास्तव में इससे किसका निर्माण होगा? तो इसी से निर्माण होता है रूट टिप का, यानी मूल शीर्ष का और मूल गो, रूट कैप, ठीक है। तो ये रूट कैप वाला भाग है। और यहां से जो ये आप देख रहे हैं, ये जो भाग है, यही होता है मूलांग। क्या होगा? मूलांग। मूलांग, या इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडिकल। आपने पढ़ रखा है बचपन से, यही मूलांकुर है जिससे जड़ का निर्माण होता है, यानी ये जड़ तंत्र का निर्माण करता है, मूल तंत्र का निर्माण करता है पौधे का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये होता है, यही तना शीर्ष है, स्टेम टिप है। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पराग, या इसी को कहते हैं प्लीम्यूल। क्या कहते हैं? प्लीम्यूल। आपको याद हो तो इसी प्लीम्यूल से तना तंत्र या सूट सिस्टम का निर्माण होता है। तो दोनों बन गया। देखिए, इसी भ्रूण में मूलांकुर है और इसी भ्रूण में परांकुर है, यानी ये पौधे का ऊपरी भाग बनाएगा और ये जमीन का नीचे वाला भाग बनाएगा। और ये दोनों क्या है? तो ये दोनों है बीज पद। क्या नाम है? बीज पद, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं पॉटी, ठीक है। इसको कहते हैं कॉटी। तो ये एक परिपक्व भ्रूण होगा। तो इस तरीके से जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है, तो देखिए, ये परांकुर के दोनों पार्श्व भाग में, परांकुर के दोनों पार्श्व भाग में, लैटरल साइड में ये बीजपत्र लगा हुआ। तो ये हुआ कंप्लीट डेवलपमेंट डाइकोट प्लांट में भ्रूण का विकास। एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, एकदम तेजी से समराइज कर रहा हूं। देखिए, ये जाइगोट युग्मनज है। इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण दो सेल वाला अणु या दो कोशिकाएं बनती हैं। वो कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की ओर होती है, उसे हम बेसल सेल या आधारीय कोशिका कहते हैं। और जो कोशिका क्लाजाइन की ओर या विभाग सिरे की ओर होती है, उसे हम अग्रस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल। अब पहले इसमें क्या स्ट्रक्चर में चेंज होता है उसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो मैं आधारीय सेल में, आधारीय कोशिका में क्या चेंज होता है, तो इस आधारीय कोशिका में बार बार विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में तो समसूत्री विभाजन होता है, और ये 6 से 10 कोशिकाओं का एक समूह बनाता है, एक लंबी संरचना बनाता है, जिसको हम निलंबक। ये निलंबक का सबसे वह कोशिका जो बीजांड द्वार से लगा होता है,
वो थोड़ा खुलकर बड़ा हो जाता है, जिसको हम चुस्तांग या ऑस्ट्रोलिया कहते हैं। और वह कोशिका जो इस अग्रस्त कोशिका से ठीक नीचे होता है या इससे लगा होता है, उसे हम अध्यस्थ कोशिका या हाइपोफाइसिस। ओवरऑल ये जो सस्पेंशन या निलंबक का काम है कि भ्रूण को भ्रूणकोश के अंदर ढकेलता है ताकि वो आसानी से पोषण प्रदान कर सके। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आधा ये कोशिका में आपने देख लिया। अब यहाँ पर जो एपिकल सेल है या टर्मिनल सेल है या अग्रस्त कोशिका है, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल विभाजन होता है और लॉन्गिट्यूडनल उदार विभाजन ये होता है। और देखिए पहले भ्रू कोशिका वाला निर्माण होगा, फिर 2 से 4 होता है इस अवस्था को चतुर्थांश अवस्था या क्वाड्रेंट स्टेज पर। फिर यहाँ पर फिर डिवीजन होता है और 8 कोशिकाओं वाला भ्रूण बनता है। ऊपर में एपिकल सेल में 8 कोशिकाएं हो जाती हैं, जिसको हम ऑक्टेट अवस्था कहते हैं। यहाँ की विशेषता है कि देखिए ये जो 8 कोशिकाएं होती हैं, ऊपरी टायर और नीचे से आप ट्रेन में देखते हैं 3 टायर। 3 टायर का मतलब क्या हुआ कि एक सीट यहाँ है, 2 सीट यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। 2 टायर का मतलब होता है 2 सीट लगा है, तो यहाँ भी ये ऊपरी टायर हो गया, ये नीचे वाला टायर हुआ। जो ऊपर में जो कोशिका रहता है उसको हम एपीबेसल कहते हैं, जो नीचे में रहता है हाइपोबेसल कहते हैं। अभी बस आपको याद रखना है एपीबेसल से इतना याद रखिए कि एपिकोटाइल या बीज पत्तों परिक का निर्माण होता है। इसी से आगे देखेंगे कि स्टेम का निर्माण होगा, कॉटिलीडन का निर्माण होगा और हाइपोबेसल से मूलांकुर या रेडिकल का निर्माण होता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कोशिका है इसमें याद रखना है यहाँ पे एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो बाहर में जो कोशिका होती है वो उस कोशिका को हम डर्मेटोजीन कहते हैं, जो बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, एपिडर्मिस का निर्माण करता है। और अंदर वाला जो कोशिका होता है वो कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, बलकुट का निर्माण करता है या पीठ का निर्माण करता है या जाइलम, फ्लोएम या स्टील रीजन का निर्माण। फिर अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉर्नर पर विभाजन की दर तीव्र हो जाती है और ये बीच में धसाव होने लगता है और ओवरऑल ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इस अवस्था को हम हार्ट स्टेज, हृदय अवस्था। और यहीं पर देखेंगे, देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हाइपोफाइसिस के द्वारा हाइपोफाइसिस में विभाजन होता है और रूट कैप और रूट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हाइपोफाइसिस में विभाजन। फिर ये विभाजन लगातार तेजी से जारी होता है और ये लगभग यह स्ट्रक्चर हॉर्स के नाल, घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है, जिसको हॉर्स स्टेज कहते हैं। और विभाजन की क्रिया लगातार चलती है और एक परिपक्व भ्रूण प्राप्त होता है। परिपक्व भ्रूण में देखते हैं तो बीच में देखिए ये परांकुर है और इसके लैटरल साइड में दोनों कॉटिलिडन होता है और यहाँ पर ये मूलांकुर होता है। और ये सीड में सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। तो 2 कॉटिलिडन का निर्माण हुआ, 2 बीजपत्र का निर्माण हुआ। तो यही हमको करना था कि द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का कैसे विकास। एक थोड़ा सा बात आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ये भी मैं जब सीड पढ़ाऊंगा तो वहां पर वो बात पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं यहाँ पे बता दें। क्योंकि किन्हीं किन्हीं के दिमाग में उठ रहा होगा भाई एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कर रहे हैं या बीजों पत्रों पर या बीज पत्राधार। देखिए बायोलॉजी में हिंदी का टर्म और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो कम से कम टर्म मेरी समझ से आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए। यद्यपि आपकी खुशी के लिए मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, ठीक। और नोट पे हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ, आपको कोई असुविधा होगी इमीडिएट हमको कहेंगे। तो आप मैं सीड, अगर कोई आप जैसे ही कोई बीज की संरचना कहे बीज के बारे में, तो सबसे पहले अगर सीड को समझना है तो चना जिसको याद रहेगा, चने का बीज तो आपको पूरा याद रहेगा। तो मैं यहाँ एक सामान्य चने का बीज का उदाहरण देकर के आपको बता रहा हूँ। भाई यदि आपने चना का बीज देखना होगा तो अगर यदि आप चना का बीज खोलिएगा तो देखिए बीच में ऐसे 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 खोलेंगे ना चना, अगर वो चना अंकुरित हुआ होगा तो आप ऊपर वाला हटाइएगा तो देखिएगा वो पीला पीला दिखेगा। यही जो पीला पीला दिखता है यही है बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र। इसी को कहते हैं कॉटी, है ना, कॉटी। यही बीज पत्र हुआ, ठीक। 2 कॉटिलिडन, ठीक है। तो आपको ये बीज पत्र है।
अब है देखिए हमको भ्रूण। अब देखिए ये जो आप ध्यान से देखेंगे, अगर बहुत धीरे धीरे हटाएंगे तो देखेंगे एक कॉटिल्यूडन और एक कॉटिल्यूडन दोनों एक सिरे पे जुटा हुआ रहता है। जैसे ये वाला सिरा पर ये दोनों जुटा हुआ है, वो हिस्सा जिससे दोनों कॉटिल्यूडन आपस में जुटे हुए रहते हैं उसको हम कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड। क्या नाम है? कॉटिलिडनरी नोड। ठीक है, बीजपत्रीय गांठ। और ये देखिए एक्सिस को आप समझते हैं, इतना तो मैथ पढ़ा कि कहना नहीं। और इसको हम कहते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस। क्या है? एम्ब्रायनल एक्सिस, या ये हो गया भ्रूणीय अक्ष। देखिए ये सब टर्म याद रखना है। अगर ये टर्म याद रखिएगा तो आपको हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, प्लूम्यूल किसको कहते हैं, रेडिकल किसको कहते हैं, या मूलांकुर परांकुर क्या है, ये समझने में आपको दिक्कत ना हो। या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मूलांकुर से या रेडिकल से जड़ तंत्र का विकास होता है और परांकुर से या फ्लूम्यूल से तना तंत्र का विकास होता है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं मूलांकुर। क्या नाम है? मूलांकुर या रेडिकल। इसी से समझिए जड़ तंत्र का विकास होता है। और ये जो ये ऊपर वाला है इसको परांकुर या फ्लूम्यूल। देखिए मैं फिगर गंदा कर रहा हूँ भाई, आप तो ये सब होता है, ये समझ तो फिगर यहाँ पे गंदा कर रहा हूँ, तो ये परांकुर। ठीक है, अब देखिए जो आपका टर्म है, जो अभी मैं बार बार नाम ले रहा था, दो टर्म है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक का नाम है इपिकोटाइल। इपिकोटाइल या इसी को कहते हैं बीजपत्रोपरि हिंदी। दूसरा है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इसको कहते हैं बीज पत्रा। ठीक है, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो आपको समझना है कि इपिकोटाइल किसको कहते हैं और हाइपोकोटाइल। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे अंतर लिखने के लिए भी आएगा। मैं सीख पढ़ाऊंगा तो आप विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो देखिए अभी मैंने कहा जहां जुटता है दोनों कॉटिलिडन बीजपत्र उसको हम कह रहे हैं कॉटिलिडनरी। और द डिस्टेंस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडनरी नोड, माने ये परांकुर और ये कॉटिलिडनरी नोड के बीच में जो ये जगह है, जो ये लंबाई है, इसी को हम कहते हैं बीजोपत्रोपरिक, बीजपत्रोपरिक या इपिकोटाइल। और जो ये वाला जो हिस्सा है द डिस्टेंस बिटवीन ये कॉटिलिडनरी नोड्स एंड रेडिकल, और इसके बीच में जो संरचना है इसी को कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो आपको याद रखना एकदम, ये प्लूम्यूल और कॉटिलिडनरी नोड के बीच में जो हिस्सा है इसको कह रहे हैं इपिकोटाइल, और ये कॉटिलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अभी मैंने यहाँ पर ये टर्म यूज किया था कि ईपी बेसल से इपिकोटाइल का निर्माण होता है और हाइपोबेसल से हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है। हाइपोकोटाइल से ही रेडिकल या मूलांकुर का निर्माण होता है। इपिकोटाइल से ही आप देखेंगे स्टेम टिप का, तना शीर्ष का निर्माण होगा, बीजपत्र का निर्माण। बात आपको यहाँ पे समझ लेना है कि भाई कॉटिलिडन किसको कहते हैं। तो देखिए ये दोनों कॉटिलिडन है और यहाँ पर जहाँ जुटा इसको हम नोड कहते हैं, बीजपत्रीय गांठ है, और ऊपर वाले हिस्से को हम परांकुर कहते हैं, नीचे वाले को रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं। और इस गांठ से और इस परांकुर के बीच की का जो भाग है उसी को हम बीजपत्रोपरिक या इपिकोटाइल कहते हैं। और जो ये नीचे वाला भाग है रेडिकल और इसको बीच में, इसी को हम बीजपत्राधार या हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बीजपत्री पादप पे भ्रूण विकास या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉटिल लिम्बस प्लांट पढ़ेंगे। थैंक यू। देखिए हम लोग समझ सकते हैं डाइकोट एम्ब्रियो को इस फिगर के द्वारा। ये मैं जैसा बता रहा था कि देखिए ये फिगर बता रहा है जाइगोट को डिवीज़न हुआ टर्मिनल सेल और बेसल सेल, इसमें
फिर देखिए टर्मिनल सेल में लगातार डिवीजन हुआ है। डी सेक्शन में देखिए सस्पेंसर सेल का निर्माण हुआ है। ये नीचे वाला हाइपोफाइसिस है, ऊपर वाला जो लंबा सा रह गया हॉस्टोरियल सेल है। फिर देखिए अब एपिकल सेल में डिवीज़न हो रहा है। ये 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये देखिए ये ग्लोबुलर स्टेज बन गया। फिर और डिवीज़न होता है तो देखिए ये हार्ट शेप स्टेज बना जी में। फिर उसी तरीके से लगातार दोनों कोटिलिडन के बीच जो ये है लगातार रैपिड डिवीज़न होता जाता है। और एच में देखिए एच का जो फिगर है उसमें देखिए ये फाइनल स्टेप है, प्लूम्यूल है, कोटिलिडन है और ये सब का निर्माण हो जाता है और इस तरीके से निर्माण होता है। भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया को इस फिगर से भी या इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए ये विभिन्न स्टेज दिखाया हुआ है कि क्वार्टेंट स्टेज है, ऑक्टेंट स्टेज है, ग्लोब्यूलर स्टेज है, हार्ट शेप स्टेज है, उसके बाद टारपीडो स्टेज है और लास्टली मैच्योर एम्ब्रियो है। और ये देखिए सबसे पहले कहा था कि बेस जाइगोट में डिवीजन होता है और 2 सेल का निर्माण होता है। जो कलाजा इनक्योर होता है उसको हम अग्रस्त कोशिका या एपिकल सेल कहते हैं। जो विषाणु द्वार क्योर होता है उसको हम बेसल सेल कहते हैं। ये मैंने पहले भी आपको अभी फिगर में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था। जो एपिकल सेल है अग्रस्त कोशिका से ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है और बेसल सेल्स में कई डिवीज़न होता है और 6 से 10 कोशिकाओं से बना हुआ एक लंबा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम निलंबक या सस्पेंसर सेल कहते हैं। इसी सस्पेंसर सेल में जो एपिकल सेल से लगा हुआ कोशिका होता है उसको हम लोग अध्यस्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जो सबसे लंबा सा जो सेल है उसी को हम लोग हॉस्टेरिया कहते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था। फिर ये डेवलपमेंट का ये दौर आप जो हमने ये शुरू होता है कि टर्मिनल सेल में डिवीज़न होता है और 1 से 4, फिर 4 से 8 सेल स्टेज बनता है। कहा था कि 8 से, फिर 8 से 16, 16 से उसी तरीके से ट्रायंगुलर स्टेज बनता है। उसके बाद हार्ट शेप स्टेज बनता है। ये सब लगातार डिवीज़न होते रहता है। और ये जो लगातार डिवीज़न होता है मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबुलर स्टेज का जो बाहर वाला जो सेल होता है वो डर्मेटोजीन का निर्माण करता है और इसी डर्मेटोजीन से एक्टोडर्म या एपिडर्मिस या प्रोटोडर्म का निर्माण होता है। और जो अंदर में जो इनर सेल मास होता है उससे हम ग्राउंड मेरिस्टेम या जिससे कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, पीथ का निर्माण होता है, स्टील रीजन या कैम्पियम का निर्माण होता है। इसी से जाइलम, फ्लोएम इन सबों का निर्माण होता है। इसके बाद जो स्टेज आता है जिसको हम हार्ट स्टेज कहते हैं, आपको बताया था कि कॉर्नर पर तेज़ी से सेल डिवीज़न होता है और बीच में डिवीज़न का रेट कम होता है जिसके कारण लगभग हृदय के आकार का संरचना का निर्माण होता है और कोटिलिडन लगातार बढ़ते चला जाता है। तो इसको हार्ट शेप स्टेज कहते हैं। इसी तरीके से और ज़्यादा ग्रोथ होता है और ग्रोथ लगातार होते होते मैंने आपको बताया था कि वो हॉट शू शेप स्टेज में बदल जाता है। कोटिलिडन का जो ये कॉर्नर है वो कॉर्नर तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये भी एक आपको मैंने बताया था कि जो देखिए एपिकल रीजन का जो बाहरी वाला पार्ट है वो एपिडर्मिस का निर्माण करता है, जो ये मिडिल वाला पार्ट है जो कॉर्टेक्स का निर्माण करता है और हाइपोफाइसिस से रूट टिप का निर्माण करता है। और ये लास्ट पे जो मैंने कहा था कि जो ये टारपीडो स्टेज है तेज़ी से कोटिलिडन का ग्रोथ होता है। ये लाल वाला देख रहे हैं यही सूट का एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनली भ्रूण जो परिपक्व भ्रूण होता है कुछ इस हद तक दिखता है और जो मैंने कहा था ये सीट के अंदर ऐसे पड़ा हुआ रहता है और वहाँ पे स्टेम टिप है, उसके दोनों साइड लाइटरल